बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा वीक नंबर 5 और चूँकि हर वीक में हमारे 2 लेक्चर्स होते हैं, तो इसी मुनासबत से हमारा लेक्चर नंबर 9 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, और मैं हूं आपकी खिदमत में आपका टीचर राना आसफ शहजाद अली। स्टूडेंट्स, वीक नंबर 5 लेक्चर नंबर 9 आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन कॉमर्स। आज के जो इश्यूज़ जो हमारे लेक्चर नंबर 5 में होंगे उसमें हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स क्या हैं, कितनी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ करते हैं, बिज़नेस में इसका रोल क्या है, और जब हम ट्रांसपोर्टेशन की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो कौन कौन से मीन्स हैं, कैसी ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाती है। अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से मीन्स हो सकते हैं, इसकी काइंड्स क्या हैं। अगर हम सी कार्गो, सी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। और इसी तरह फिर हम ये देखेंगे कि अगर एयर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसमें क्या क्या चीज़, कितनी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन Transport is simply the means or the mode through which people or goods move from one place to another। यानी वो तरीक़ेकार कि जिसके मुताबिक लोग या तजारती चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं या उनको उन जगहों तक पहुंचाया जाता है जहां पे उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है या लोगों ने, सवारियों ने अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचना होता है। इन टूडेज़ टाइम, आज के वक्त में, दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका जो इंसानी ज़िंदगी में रोल है ये इनएविटेबल है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका रोल बड़ा क्लियर और बड़ा अहम है। एवरी बिजनेस इज़ इन वन और अनदर वे इज़ कनेक्टेड विद दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस देयर फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ यहाँ पे याद रखने की है कि आज के दौर में बिज़नेस की कोई भी एक्टिविटी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ी हुई है। लाइक मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या हम जो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सारी यहीं पे हमारे लोकल एरिया में ही प्रोड्यूस होती हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होती या हमारे अपने लोकल एरिया में प्रोड्यूस नहीं होती। पॉपुलर एग्जांपल है लाइक मोबाइल फ़ोन्स है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो मासवाए क्यू मोबाइल के कोई और मोबाइल असेंबल नहीं होता, तो सारे मोबाइल ही बाहर से फिनिश गुड्स की फॉर्म में आते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ हमारे तक जब ये चीज़ पहुंचती है तो इसका हमारे तक पहुंचने का जो तरीक़ेकार है, जो मीन्स है, वो क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन से ही मुमकिन हो सका। तो इसका मतलब ये हुआ इवन सब्ज़ियां हैं दूर दराज इलाकों से आती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आती हैं। हमारा जो खाने पीने की अशिया हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उनका ताल्लुक भी ट्रांसपोर्टेशन के साथ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, द ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज ऑन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे रिलाई करते हैं कम्प्लीटली फॉर बेटर एंड टाइमली डिलीवरिंग ऑफ देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को जहन में बैठा लें कि सारी चीज़ें जो हैं वो ड्यूरेबल गुड्स नहीं होती या कैपिटल गुड्स नहीं होती। हम आगे जाके बात करेंगे कि जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो कितनी चीज़ों की ट्रेड या तजारत की बात की जाती है।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फौरी ख़राब होने वाली हैं, उनको फौरी तौर पे मंज़िल मकसूद तक पहुंचाना या कंज्यूमर्स या अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो उस सूरत में ट्रांसपोर्टेशन का जो रोल है और एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जितनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन होगी, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी, इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतना ज़्यादा हम अपनी प्रोड्यूस करदा गुड्स को या हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हमें उसको जो है इस्तेमाल करके उन चीज़ों को उन ज़रूरियात के इलाकों तक पहुंचाना मुमकिन हो जाता है जहां पे उनकी डिमांड होती है। और इसी तरह से अगर हैवी मशीनरी की बात कर ली जाए तो वो उसका रोल भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर इसका जो रोल है वो बहुत ही अहम है। ट्रांसपोर्टेशन के बगैर हमारी जो तजारती अशिया है, हमारी ज़रूरत की अशिया है, इंसानों की मूवमेंट है, चीज़ों की मूवमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मूवमेंट है, वो पॉसिबल या मुमकिन नहीं होती। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक फ़्लो बनाने की बात की है कि स्टोर से लेके चीज़ों को मुख्तलिफ मीन्स, यहाँ पे एक आपको ट्रक नज़र आ रहा है, वो एक दूसरी मंजिल तक पहुँचाना जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है डिलीवरी का, वो ट्रांसपोर्टेशन से ही मुमकिन है। तो स्टूडेंट्स हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन को हम किन किन मानों में और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जैसा कि स्टूडेंट्स ये आपके सामने मैंने एक पिक्चर दी हुई है जिसमें हर किस्म की ट्रांसपोर्ट आपको नज़र आ रही है। इवन आपको यहाँ ट्रेन भी नज़र आ रही है, कार भी नज़र आ रही है, आपको एयर ट्रांसपोर्ट के लिए जो एयरप्लेन भी नज़र आ रहा है, ट्रक्स भी नज़र आ रहे हैं, बहरी जहाज़ भी नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर आपको बहरी तजारत का जो सामान है कंटेनर्स की सूरत में, तो ये भी नज़र आ रहा होगा। तो आपको बगैर पढ़े कम से कम ये पिक्चर देख के भी तो चीज़ों की समझ आ ही रही है कि हम जो अपने ट्रांसपोर्टेशन है, चीज़ों की डिलीवरी है, चीज़ों की मूवमेंट है, चीज़ों की एक्सचेंज है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये कैसे कर सकते हैं और ये मुमकिन कैसे बनाया जा सकता है। तो हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी ही ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करे। हमारे यहाँ पे प्रॉपर लोगों ने गुड्स फॉरवर्डिंग या गुड्स ट्रांसपोर्ट की कंपनीज़ भी बना ली हुई हैं, जो एक बड़े मुनासिब चार्जेस के इवेंट या बहुत ही मुनासिब किस्म का रेंट चार्ज करके आपकी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का इंतज़ाम करते हैं। ट्रांसपोर्ट रेफर टू द एक्टिविटी, इसका मतलब वो तमाम सरगर्मियां हैं दैट फैसिलिटेट, जो आपकी मदद करती हैं फिज़िकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, एज़ वेल एज़, और इसके साथ ही इंडिविजुअल्स, बिज़नेस को प्रमोट करने वाले, बिज़नेस को चलाने वाले, बिज़नेस के मालिकान, बिज़नेस के सपोर्टर्स, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखें, आज के तरक्की याफ्ता दौर में जिन मीन्स को हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, इवन के ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन मूवमेंट्स के लिए, तो आप देखें कि उनके साथ उन्होंने कार्गो का बिज़नेस भी शुरू कर लिया हुआ है। मसलन पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ में जो डेवो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, डेवो एक्सप्रेस है, इसका बिज़नेस थ्रू आउट द पाकिस्तान है। तो ये सिर्फ इंसानों की ही मूवमेंट नहीं एक जगह से दूसरी जगह करवाते, बल्कि ये उनके साथ कोरियर का काम भी करते हैं, कार्गो का काम भी करते हैं। इसी तरह हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं, उन्होंने कार्गो का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया हुआ है। इट सपोर्ट्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन कैरिंग रॉ मटेरियल, ये मदद करती है बिज़नेस वर्ल्ड की, तजारत की, इंडस्ट्री की, टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, उस जगह से उठा के जहाँ पे कि इनको पैदा किया जाता है, इनको कन्वर्ट किया जाता है, इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश गुड्स आर प्रोडक्ट्स फॉर कंजम्पशन, या तैयारशुदा चीज़ें वहाँ से उठा के उन इलाकों तक पहुँचाई जाती हैं जहाँ पे इनकी डिमांड होती है या जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। सार्फ जहाँ पे मौजूद होते हैं, जहाँ पे मंडियाँ मौजूद होती हैं, वहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं कि जहाँ पे इन चीज़ों को आसानी के साथ सेल किया जा सके। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स। अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको ये बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन जो है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पर्टिकुलरली कितने तरीक़ों से हो सकती है।
तो हम डिफरेंट मीन्स देखेंगे। ये आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के अंदर मैंने 5 किस्म की यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बताई हुई है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है। तो पाइपलाइन तो अमूमी तौर पे जैसे हमारी जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं या हमारा ख़ाम माल है, इनको एक जगह से या गैस के ज़खायर हैं वहाँ से चीज़ें उठा के जो मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ रीजन्स में जो सप्लाई दी जाती है, ये उसको मुमकिन बनाती हैं। तो रोड में अब इसका एक कंपैरिजन भी आपके सामने मौजूद है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी इसके साथ लिखे हुए मैंने, कि रोड ट्रांसपोर्ट, ये जो हम गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, ये ट्रक चलाते हैं, ये जो गुड्स फॉरवर्डिंग के जो कंपनीज़ यहाँ बनी हुई है, जो लोगों की चीज़ें एक जगह से बाय रोड दूसरी जगह पहुँचाने का इंतज़ाम करती हैं, ये उनको कहा जाता है। इसके अंदर जो सूटेबल चीज़ें हैं, शॉर्ट डिस्टेंस डोर टू डोर डिलीवरी, जैसा कि आजकल बहुत सारी कंपनी ऐसी वजूद में आ चुकी हैं, और इवन के यहाँ पे जो आप शेयरिंग इकोनॉमी के तहत हमारे जो कंपनीज काम कर रही हैं, जो होम डिलीवरी का काम भी करती हैं, जस्ट लाइक Daraz.com, तो वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटेशन कंपनी ही है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? लो फिक्स कॉस्ट होती है, चूँकि डिस्टेंस कम होता है तो इसकी कीमतें वैसे तो पेट्रोल प्राइसेस के साथ होती हैं, लेकिन अमूमी तौर पे एज़ कंपेयर टू सी ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट इसके रेंट कम होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं सारी गाड़ी हायर करें, आप अपनी स्पेस के मुताबिक, अपनी चीज़ के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड डिलीवरी, जबकि इसका डिसएडवांटेज क्या है? लो कैपेसिटी है, इसकी महदूद मिकदार या महदूद तादाद में चीज़ें ले जाई जा सकती हैं। एंड मीडियम वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, चूँकि मैंने पहले भी कहा कि इसकी जो कॉस्ट है ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज करता टैक्सेस के ऊपर होती है या पेट्रोल प्राइसेस पे होती है। दूसरा सोर्स है हमारे पास रेल। लो वेरिएबल कॉस्ट, इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है, जैसे जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी हम देखते हैं कि प्राइसेस चेंज होती हैं ऑयल की या बाकी चीज़ों की, या गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा किराए जब चेंज होते हैं। हाई स्पीड, लेकिन रिलेटिवली जो ट्रेन है इसकी स्पीड हाई होती है और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। मसलन एक ट्रेन के साथ 20-20 बोगियाँ भी लगी हुई होती हैं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, और इसके किराए जो हैं वो बड़े ही मॉडरेट या मुनासिब रेट्स पे होते हैं। जबकि इसका डिसएडवांटेज क्या है? हाई फिक्स कॉस्ट, इसकी फ़िक्स कॉस्ट बड़ी हाई होती है। और ये कहाँ पे सूटेबल है? मीडियम टू लॉन्ग डिस्टेंस इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी यहाँ से फ़र्ज़ करें हमने कराची सामान पहुँचाना है तो हम सिक्योर समझते हुए ट्रेन का इंतखाब करेंगे कि चीज़ें जो हैं वो दूर तक जा सकती हैं और उनकी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो तीसरा सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन का वो है एयर, यानी एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज़ वगैरह जो हैं। जैसा कि वर्ल्ड पे आपको पता है कि जो कोरियर के काम के लिए जो DHL सर्विसेज हैं और आपकी चीज़ें भिजवाने के लिए डाक के थ्रू वो DHL काम कर रहा है। इसकी हाई स्पीड होती है, स्पीड बहुत हाई होती है, जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हवाई जहाज़ की स्पीड टू मच होती है। लो फिक्स कॉस्ट, इसकी फ़िक्स कॉस्ट कम होती है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती है, जैसा कि ये डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है, क्योंकि ये मार्केट रेट्स पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। जो रीजनल टैक्सेस जो होते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ जो होती हैं, वो भी इसके साथ ही जुड़ी हुई होती हैं। कैपेसिटी लो इसकी होती है, महदूद लोग इसमें काम जो है वो सफ़र कर सकते हैं, ये चीज़ें भिजवाई जा सकती हैं, एज़ कम्पेयर टू वाटर ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट। उसके अंदर क्या होता है कि एक एक बड़े जो कंटेनर के जहाज़ होते हैं उनके ऊपर 400-400, 500-500 कंटेनर जो है वो लोड हो जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। जबकि सूटेबल ये कहाँ पे है? हाई वैल्यू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और दूर बल्कि दूसरे बर्र-ए-आज़मों तक चीज़ें पहुंचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कम टाइम के अंदर। लेकिन चूँकि कम टाइम का कॉन्सेप्ट है तो फिर आपकी कॉस्ट हाई हो सकती है। हमारे पास जो चौथा सोर्स है गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए वो है वाटर, यानी सी ट्रांसपोर्ट
बहरी जहाज़ों के थ्रू चीज़ें जो हैं वो पहुंचाई जाती हैं समंदर में, जो जो ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा तादाद में, बड़े जो आपकी जो कंसाइनमेंट्स हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में भेजी जा सकती है। लो वेरिएबल कॉस्ट कम होती है। हाई कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं, मैंने शुरू में बोला कि इसकी जो बहरी जहाज़ जो कंटेनर करियर होता है उसके ऊपर 400 कंटेनर भी लोड किया जा सकता है, और उनको लोड करते हुए 3 दिन लग जाते हैं और अनलोड करते हुए भी 4 दिन लग जाते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? लो स्पीड होती है। कंटेनर बाय अवेलेबल पोर्ट्स एंड वाटरवेज, चूँकि इनकी स्पीड कम होती है, बहरी जहाज़ की जो सफ़र है या जो उसकी स्पीड है उसने अपनी स्पीड पे ही चलना है। तो इवन चाइना से जो हमारा मिडल ईस्ट में सामान पहुंचता है उनको 30 दिन लग जाते हैं समुद्री हदूद में सफ़र करते हुए। कहाँ पे ये सूटेबल है? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल है, ट्रांसपोर्टेशन और लो कॉस्ट इनलैंड शिपिंग। क्योंकि इतना ज़्यादा हो तो वहाँ पे फिर कुछ चीज़ें जो हैं उन पे जो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन अमूमी तौर पे हमारी ऑयल प्रोडक्ट्स को, हमारी तेल और गैस के जो ज़खायर होते हैं या वाटर रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है गैसेस वगैरह के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, और हमारे जितने माया रिसोर्सेज होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लो वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट तो होती कोई नहीं, एक ही दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो इंस्टॉल करना पड़ता है या लगाना पड़ता है उसके ऊपर आपकी कॉस्ट आती है। तो इस वजह से इसकी हाई फिक्स कॉस्ट होती है, ये इसका डिसएडवांटेज भी है। और लिमिटेड टू द स्पेसिफिक गुड्स, और इसके अंदर महदूद चीज़ें, जैसा कि मैंने शुरू में बयान की हैं, माया या गैसेस वगैरह की मूवमेंट हो सकती है। और जबकि ये कहाँ पे सूटेबल है? फॉर स्पेसिफिक एंड डेंजरस गुड्स, ऐसी चीज़ें कि जिनकी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नुकसानदेह असरात हो सकते हैं, या ऐसी चीज़ें जिनकी मूवमेंट जो है वो कंटेमिनेशन करती है ओपन एयर के अंदर या पोल्यूशन का बायस बनती हैं, तो उसके लिए फिर पाइपलाइन जो है ट्रांसपोर्टेशन इसको इस्तेमाल किया जाता है। रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन कॉमर्स और इन द प्रमोशन ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का जो रोल है हमारी बिजनेस के अंदर, हमारी कॉमर्स के अंदर, वो किस तरीके से हो सकता है। इन टूडेज़ वर्ल्ड, आज की दुनिया में अगर हम ऑब्ज़र्व करें, वी जस्ट इमेजिन द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ ट्रमेंडस, ये बहुत ही गहरा है, ये बहुत ही वसी है, ये बहुत ही ग्रेट है। वजह इसकी ये है, विच मीन्स दैट, इसका मतलब है एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी हर वो इंसानी सरगर्मी के जिसका ताल्लुक मैशियत के साथ हो, एक्टिविटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जैसा कि मैंने स्टार्ट में इंट्रो देते हुए भी ये बात स्टूडेंट के साथ डिस्कस की थी कि ट्रांसपोर्टेशन के बगैर और कौन सा निज़ाम है कि जिसके तहत आप चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका लाइफ साइकिल टाइम पीरियड बहुत कम होता है, तो उस तरह की चीज़ों के अंदर तो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी अहमियत बहुत वाज़ेह हो जाती है। मसलन जब यहाँ से स्टूडेंट्स के इल्म में एक चीज़ लाता चलूँ कि हमारे जितने भी पोल्ट्री के जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वो सारे के सारे मैदानी इलाकों में हैं, और हमारे जितने भी जो हिल एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे जो चीज़ों की सप्लाई है, जिसमें ख़ास तौर पे आपकी जो लाइफ स्टॉक है, जैसे हमारे चिकन है, ब्रायलर है, इसकी मूवमेंट जो होती है, तो अगर कहीं गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए तो लाइफ स्पैन कम होने की वजह से वो जो जानदार चीज़ें बेची जाती हैं उनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। ये छोटी सी मैंने एक एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश की है और इसकी अहमियत वाज़े की है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चीज़ों को टाइमली, सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करती है। टुडे कंडक्टिंग द बिज़नेस, और आज के दौर में बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए विदाउट एन एफिशिएंट एंड बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक अच्छे निज़ाम के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। क्या कोई प्रोड्यूसर ऐसा भी होगा जो चीज़ों को बना के बैठा रहे और उन चीज़ों को मार्केट में सेल के लिए ट्रांसपोर्ट ना करे, इसको एक्सचेंज ना करे, या अगर किसी को चीज़ें बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो वो किस चीज़ पे लाद के लेके आएगा?
डेफिनेटली अगर माजी की बात करें उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम इतना अच्छा नहीं होता था, तो उस वक्त प्रोडक्शन का रेट भी कम था और उस वक्त आबादी कम होने की वजह से चीज़ों की यूजेज भी जो थी वो कम थी। लेकिन आज के कंपेटिटिव दौर में हम ये देखते हैं कि जब इंसानी आबादी बढ़ी तो हमें प्रोडक्शन का रेट भी बढ़ाना पड़ा। प्रोडक्शन का रेट बढ़ाने के लिए ये होना पड़ा कि हमें वो चीज़ों की सप्लाई फिनिश गुड्स की मार्केट में पहुंचाने के लिए और रॉ मटेरियल की आपकी जो ख़ाम माल की मंडियां हैं वहाँ से ख़रीद के आपके प्रेमिसेस तक, आपके प्रोडक्शन हाउसेस तक लाने के लिए एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम की ज़रूरत पड़ी। एंड अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और अमूमी तौर पे ये माना भी जाता। तो कंपनियां बहुत सारी ऐसी हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम के जिसके तहत कंपनियों ने इंतज़ाम किया हुआ होता है उसको टेक्निकल टर्म में अब हम सप्लाई चेन अरेंजमेंट्स भी कहते हैं। द इकानमी ऑफ आर कंट्री, हमारे मुल्क की जो तमाम तर मैशी सरगर्मियाँ हैं, इसका जो निज़ाम है इवन इज़ डिपेंडेंट अपॉन ट्रांसपोर्टेशन। सारी की सारी चीज़ों का निज़ाम आप देखें, अगर किसी वजह से मुल्क में स्ट्राइक हो जाती है, कोई अनरेस्ट होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो असर है वो ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ता है। और ट्रांसपोर्टेशन के बंद होने की वजह से इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, चीज़ों को सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बड़े ही मसाइल आते हैं। तो ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं एंड इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, और इस चीज़ का असर होता है। इट हैज़ लेड टू पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इवन कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसका जो रोल होता है इन तमाम अहम फैक्टर्स या सेक्टर्स जो हमारी इकोनॉमी के अहम पार्ट्स होते हैं, यानी हमारी सियासियात, हमारा जो मुआशरा है, हमारी जो मैशियत का निज़ाम है एंड इवन जो हमारा सकाफ़ती निज़ाम है, वो ट्रांसपोर्टेशन से जो है वो चेंज होता है। मतलब आज के दौर में देखें कि दुनिया की अच्छी ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो लोगों को वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी ट्रांसपोर्टेशन की जो कि आज अवेलेबल हैं। ट्रांसपोर्टेशन हैज़ मेड इट पॉसिबल, ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे निज़ाम ने यह मुमकिन बनाया टू इंक्रीज़ इट्स कस्टमर्स रेंज बिकॉज इट हैज़ पॉसिबल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस बोथ ऑन अ कंट्री वाइड एंड नेशनल लेवल। यानी कंट्री वाइड है कि मुल्की लेवल पे या नेशनल लेवल लोकल माहौल में। इवन अगर हम अपने खित्ते की बात करते हैं तो बड़े ही सालों से इंडिया के साथ भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लोग मूव करते हैं। ट्रेन का आना जाना है, यहाँ से बसेस जाती हैं। इसी तरह से ये जो हमारी मिडल ईस्ट की रियासतें हैं वहाँ पे गाड़ी के थ्रू जाया जा सकता है, यानी लैंड ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वहाँ तक जाता है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे ताजर जो ईरान से चीज़ें ला के यहाँ पे पाकिस्तान में सेल आउट करते हैं, तो उनका जो है तरीक़ेकार वो लैंड ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी वो चीज़ें वहाँ से मंगवा सकते हैं। इस चीज़ को कभी ऑब्ज़र्व करना हो तो कोयटा या चमन बॉर्डर पे ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। which would otherwise in the absence of transportation be otherwise only limited to the local areas। यानी अगर अच्छा निज़ाम मौजूद ना हो तो फिर हम अपने एरियाज़ में चीज़ें उतनी ही प्रोड्यूस करेंगे जितनी की कंज्यूम हो जाएगी। और ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे निज़ाम से ही मुमकिन हो सका कि हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी बनाना शुरू कर दी, और जो चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है या ज़ायदल ज़रूरत है तो हमने उसको दूसरे इलाकों में सेल करके तो ज़र मुबादला भी कमाना शुरू कर दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो रोल है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में, किसी भी खित्ते की इकोनॉमी के अंदर बड़ा ही बुनियादी रोल होता है। इसके असरात हमारी सियासत पे भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को मूव करने के लिए ये बड़ी बड़ी जो सियासी रैलीज़ होती हैं उनके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन मूवमेंट के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो रोल है सोसाइटी के अंदर ये इनएविटेबल है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जैसा कि पहले मैं ज़रा डिटेल में बता भी चुका हूँ, बल्कि मैंने वहाँ पे एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की बात भी कर ली है। तो ये एक छोटा सा मैंने क्लासिफिकेशन चार्ट बनाया है कि जिसमें चीज़ों की वजाहत करने की कोशिश की है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन अगर लैंड के थ्रू होती है इसमें कौन कौन से मीन्स हैं। रोडवेज़ हैं, जैसा कि पूरे मुल्क के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चलती है, जिसमें इंसानों के सफ़र करने वाली चीज़ें जो हैं ट्रांसपोर्ट भी है। और इसी तरह से गुड्स ट्रांसपोर्ट की कंपनीज भी बन गई हैं, जैसे ट्रक्स वगैरह हैं, लोडर वगैरह जो हैं, छकड़े वगैरह रोड्स पे चलती हैं।
रेलवे सभी को पता है कि ट्रेन एक एफिशिएंट वे है, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है लेकिन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से चीज़ों की सप्लाई बड़ी टाइमली पहुंचती है, क्योंकि इसकी ब्रेकें नहीं होती। कहने का मकसद है कि इसके स्पेसिफिक रूट्स होते हैं, तो स्पेसिफिक रूट्स पे इसने अपने टाइम के मुताबिक चलना होता है। एंड पाइपलाइन, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि स्पेसिफिक चीज़ें जो सिर्फ पाइपलाइन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं। वाटर के अंदर भी दो किस्म की है, इनलैंड एंड ओवरसीज़, यानी एक मुल्क के अपने यहाँ पे, चूँकि पाकिस्तान में तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी कुछ इस किस्म की है कि समंदर हमें सिर्फ बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में और बाकी कराची यानी सिंध के कुछ एरियाज़ में लगता है, बाकी पंजाब की और जो हमारे दो सूबे हैं गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इनकी एक्सेस जो है वो बिल्कुल नहीं है। एयर ट्रांसपोर्ट में डोमेस्टिक एयरवेज़ हैं और इंटरनेशनल एयरवेज़ हैं। हम देखते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों में मूव करना होता है और अगर वो अफोर्ड कर सकते हों तो फिर वो हवाई जहाज़ को यूज़ कर लेते हैं। और सभी स्टूडेंट ये जानते हैं कि नॉर्मली लैंड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें या वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसके मुकाबले में निस्बतन जो एयर ट्रांसपोर्ट है इनके रेट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़रा बड़ा वीआईपी किस्म का सफ़र हो जाता है और हाई स्पीड होने की वजह से आपका ये जो डिस्टेंस है वो बड़ी जल्दी कवर हो जाता है। जिसके अंदर पब्लिक अंडरटेकिंग भी और प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं। यानी अगर पाकिस्तान के स्नैरियो को ही हम गौर से देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारी निजी कंपनियां भी मौजूद है जिनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है, और फिर गवर्नमेंट ऑन्ड इंस्टीट्यूशन भी मौजूद है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, तो ये काम कर रही है। इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, अब इसका इम्पैक्ट ये देखते हैं कि अच्छी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इसके असरात हमारी इकोनॉमी पे क्या हो सकते हैं, या वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बुनियाद बनते हैं एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को हायर करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज़ कुड नॉट हैव बीन डेवलप्ड इफ़ेक्टिवली, यानी इसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि मुल्कों की जो मैशत का निज़ाम है वो तरक्की कर सके। यानी इंसानों की मूवमेंट, चीज़ों की मूवमेंट, रॉ मटेरियल की मूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की मूवमेंट, सर्विसेज की मूवमेंट, ये तमाम चीज़ों की जो एक्सचेंज है एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, या इवन के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बग़ैर ट्रांसपोर्टेशन के ये मुमकिन नहीं है। इट हेल्प्स इन मीटिंग द डिमांड्स ऑफ कस्टमर्स, ये मदद करती है कि कस्टमर की जो डिमांड्स हैं, उनकी जो तलब है उसके मुताबिक सर्विसेज मुहैया की जाएँ ऑफ द बिज़नेस इफ़ेक्टिवली थ्रू मैस प्रोडक्शन विच इज़ पॉसिबल थ्रू द टाइमली सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। वही बात जैसा कि मैंने स्टार्ट में की है कि जब हमें ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, ज़्यादा तेज़ी के साथ चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, तो हमें रॉ मटेरियल भी उतनी तेज़ी के साथ ही उसकी सप्लाई हमें चाहिए होगी। और ये जो आपका रॉ मटेरियल है इसकी सप्लाई बग़ैर किसी अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम के मुमकिन नहीं है। एंड द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, चीज़ें बना ली हैं जब, तो कौन सा हमने घर में रखने के लिए बनाई है, तो इन चीज़ों की मार्केट में सप्लाई जो है वो होनी चाहिए। इन चीज़ों की थ्रू आउट द एरिया इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो डिस्पर्शन है वो होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखने की है, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो चीज़ें बनाती है वो सारी की सारी अपने ही लोकल एरिया में सेल कर दे। वो ज़्यादा पैसे कमाने की सूरत में अपने मुल्क से बाहर या अपने एरिया से बाहर जाके भी चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं। कौन से 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं कि जब हम इसका फ़ैसला करने लगें। व्हाट अफेक्ट्स पीपल्स मोड चॉइस, यानी वो क्या चीज़ है जो लोगों की चॉइस का बायस बनती है कि हमने आया कि अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है या अपनी चीज़ें लेके जानी है, तजारती माल लेके जाना है, तो हमने सी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है, लैंड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है या एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें देखने वाली है ये ख़ासियत, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रिप डिस्टेंस, टाइम ऑफ डे, ट्रिप पर्पस, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, ये फ़ासला कितना है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमने अमेरिका जाना हो तो हम बस पे तो नहीं ना जा सकते, क्योंकि दरमियान में तो समंदर आ जाएंगे। तो फिर हमारी चॉइस जो होगी, हम जो है हवाई जहाज़ का इंतखाब करेंगे। इवन ऐसे ही हम अगर अपने मुल्क के अंदर भी मूव करना चाहें तो तेज़ी के साथ सफ़र करने के लिए, सिक्योर सफ़र करने के लिए हम ट्रेन का इंतखाब करते हैं, जबकि तीसरे नंबर पे जाके हम अपने प्रेफरेंसेस में रोड ट्रांसपोर्ट को रखते हैं।
फिर टाइमिंग फैक्टर भी होता है। अगर किसी जगह पे आपने जल्दी पहुंचना होता है तो डेफिनेटली आपको ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है कि जो जल्दी से अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाए, जैसा कि एयर ट्रांसपोर्ट है। फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रिप मेकर, यानी कौन इसकी खसूसियात को तरतीब दे रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि इंसान की लाइफ के अंदर कुछ प्रेफरेंसेस ऐसी भी होती हैं कि जिनको हमने सेट नहीं किया होता, लेकिन हालात के मुताबिक हम उनका तज्जिया कर सकते हैं। बट इनकम, यानी इनकम भी ऐसा एक फैक्टर है जो आपको खुद से बता देता है कि आपको एयर ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहिए, वाटर ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहिए या रोड ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहिए। ऑफ ऑटोज़ डेफिनेटली महंगाई का दौर है। अवेलेबल फैमिली साइज़ के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी हायर करनी चाहिए। रेजिडेंशियल डेंसिटी एंड जेंडर, यानी आपने ये भी देखना है कि किस एरिया में रहते हैं। मसलन जो एरिया ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं वहाँ पे अमूमी तौर पे लोग छोटी गाड़ियाँ रखते हैं ताकि तंग गलियों, छोटे रोड्स में से आसानी से गुजर भी जाए, वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं रखी जाती। तो इंसान के जो जियोग्राफिक हालात हैं, डेमोग्राफिक हालात हैं, वो भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। और जबकि तीसरी चीज़ जो कि इस पहचान का या इस सिलेक्शन का बायस बनती है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि इट्स सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की खासियतें क्या हैं। राइडिंग टाइम क्या है, यानी कब तक चलते हैं। जैसा कि आप ट्रेन के मतलब जानते हैं कि स्पेसिफाइड टाइम्स होते हैं और उस टाइम पे ही गाड़ी चलनी होती है। इसी तरह हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे भी एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट होती रहती है कि फ़लाँ जहाज़ ने फ़लाँ मंजिल पे से उड़ना है और फ़लाँ स्पेसिफिक आपने जगह पे पहुँचना है, तो उसकी टाइमिंग क्या होगी। फिर वेटिंग टाइम देखा जाता है, कितनी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। ट्रांसफ़र देखना पड़ता है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है और बाज़ औक़ात ऐसी कॉस्ट, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अगर आपकी प्रेफरेंस किसी जगह पे टाइम पे पहुंचना है तो फिर डेफिनेटली आपकी जो कॉस्टिंग फैक्टर है उसकी बुनियाद पे ही फ़ैसला होता है और इंसान की अर्निंग टाइम्स के मुताबिक ही डिसाइड किया जा सकता है। सिलेक्शन ऑफ मोड को ज़रा डिटेल में देखते हैं कि इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए जो पहचान का या सीखने का बायस बन सकती हैं, कि जिसको बुनियाद बना के हम फैसला करें कि हमने कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करना है। इवन फॉर इंडिविजुअल जो इंसान हैं उनकी मूवमेंट के लिए, फिर माले तजारत की मूवमेंट के लिए, तो तमाम चीज़ें देखनी होगी। सबसे पहली खासियत जो है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स, चीज़ों की खासियतें देखनी है कि किस नौयत की चीज़ है। गुड्स आर एक्सपेंसिव देन फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स। ये पहले भी मैंने कहा है, अगर चीज़ें ख़राब होने वाली हैं तो आपको क्विकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए ताकि चीज़ों को जल्दी से जल्दी अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचाया जा सके। लेकिन अगर आप कैपिटल गुड्स या ड्यूरेबल गुड्स को इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं और उसके ख़राब होने के चांसेस ना हो, तो फिर आपका जो काम है वो हल्की ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से भी चल जाता है। अवेलेबिलिटी, फिर नंबर 2 फैक्टर जो है वो अवेलेबिलिटी भी है। ज़ाहिर सी बात है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम हमारे सामने मौजूद हो और इजीली अवेलेबल हो तो हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। सेटिस्फाई द कस्टमर्स, द गुड्स शुड बी अवेलेबल, और इस चीज़ को मुमकिन बनाना कि चीज़ें हर वक्त मुमकिन होंगी। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल, और जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम आप इस्तेमाल करें वो ईज़िली आपकी पहुंच में होना भी चाहिए। तीसरी चीज़ जो कि इस सिलेक्शन के अंदर या इस चुनाव के अंदर अपना रोल प्ले करती है वो है डिस्टेंस, फासला कितना है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमने अगर कराची जाना हो तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कोच के सफ़र को प्रेफर करेंगे, बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि हम ट्रेन के थ्रू जाएं। वजूहात यही होती हैं कि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और उसके अलावा भी बिल्कुल घर वाला माहौल होता है, वॉशरूम वगैरह की फ़ैसिलिटी होती है, चलने फिरने की फ़ैसिलिटी होती है, जो कि अमूमी तौर पर कोचेज़ में अवेलेबल नहीं होती। नंबर 4 है फ्रीक्वेंसी, बार बार का इस्तेमाल, यानी हवाई जहाज़ की टिकट बड़ी महंगी है तो बार बार लेने के लिए हमारे लिए उसके अंदर मसाइल मौजूद हैं। हाँ, ट्रेन को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जा सकता है या रोड ट्रांसपोर्टेशन या लैंड ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। डिलीवरी टाइम, चीज़ की जो पहुंच होनी है वो कितनी देर में होगी, या हमारे पास प्रोविजनल टाइम कितना है किसी चीज़ के लिए, तो इसका फ़ैसला जो है डिलीवरी टाइम पे भी होता है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में की, अगर किसी चीज़ की डिलीवरी किसी जगह से किसी दूसरी जगह पे टाइमली पहुंचानी है, जल्दी पहुंचानी है, तो आपको बड़े ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। और आखिरी चीज़ है कॉस्ट,
डेफिनेटली हम अपनी पॉकेट को देख के फ़ैसला करते हैं। एक गाड़ी की टिकट आपको 1000 रुपये की मिल रही है और इसके साथ ही खड़ी एक और गाड़ी की जो उसकी टिकट है आपको 700 रुपये में पड़ रही है, तो आप कॉस्ट के फैक्टर को देखते हुए भी डिसाइड कर सकते हैं। ऑल दो कि कुछ लोग सिर्फ कॉस्ट ही नहीं देखते बल्कि चीज़ों की क्वालिटी या उसकी मार्केट भी देखते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये बताने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में जो मैंने आपके सामने तीसरी या चौथी स्लाइड बयान की थी उसमें इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। स्टूडेंट से सिर्फ ये इल्तमास है कि इनको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लें, जहन में इसका एक कॉन्टेक्स्ट बिठा लें, एक आइडिया डेवलप कर लें ताकि उनको चीज़ों को बयान करना, चीज़ों को समझाना आसान हो जाए। यहाँ पे उम्मीद तौर पे मैंने दो तीन चीज़ें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में शामिल की, जिसमें एक्सप्रेस डिलीवरी डोर टू डोर है, यानी एक जगह से जैसे बहरी जहाज़ यहाँ से चलता है तो रास्ते में जितने ममालिक आते जाएंगे अगर उनकी कोई बुकिंग उनके पास मौजूद है तो उसने उनके पोर्ट पे वही चीज़ें साथ साथ उतारते चले जाना है। फिर शिपमेंट किस किस्म की है, आया कि भारी सामान है, हल्का सामान है। इसी तरह एयर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है। एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपका कार्गो का निज़ाम भी सारा चलता है और ह्यूमन मूवमेंट जो होती है एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ वो भी होती है। और इसी तरह हाईवे ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर है। ये वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उम्मीद तौर पे ट्रक गली मोहल्लों में तो आ नहीं सकते। इन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट्स बनाए होते हैं जहाँ पे ये इन चीज़ों की सप्लाई आप तक पहुँचाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसको आप देख लीजिएगा, इसको स्टार्ट में मैंने बड़ी ही डिटेल के साथ ऑलरेडी बयान कर दिया हुआ है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम की हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर, बिज़नेस की प्रमोशन के अंदर, स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या रोल हो सकता है। नंबर 1, मेक्स अवेलेबल रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरर्स आर प्रोडक्ट्स, यानी ये इस चीज़ को मुमकिन बनाती है अच्छी ट्रांसपोर्ट कि जो चीज़ों को बनाने वाले हैं उनको टाइमली चीज़ों की यानी रॉ मटेरियल की सप्लाई मुहैया कर दी जाए और जो चीज़ें उनके पास बन चुकी हैं उनको भी मार्केट में फॉर सेल पर्पज़ के लिए तेज़ी के साथ और अच्छे निज़ाम के साथ उसको ट्रांसफ़र किया जाए। ट्रांसपोर्ट मेक इट पॉसिबल, ये चीज़ को मुमकिन बनाती है टू कैरी रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस वेयर दे आर अवेलेबल, यानी ऐसी जगहों पे पहुंचाना जहां पे उनके दस्तयाबी की ज़रूरत है, टू प्लेस वेयर दे कैन बी प्रोसेस्ड, यानी ऐसी जगह से दूसरी जगह पे जहां पे उनकी डिमांड ज़्यादा हो सकती है वहाँ पे चीज़ों को भेजना भी इसकी वजह से ही मुमकिन होता है। नंबर 2 पॉइंट इसके अंदर इम्पोर्टेंस के अंदर, मेक्स अवेलेबल गुड टू द कस्टमर्स, यानी इस चीज़ को मुमकिन बनाना कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं यानी वो ऐसी चीज़ें जिनको हम FMCG का नाम भी देते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसा कि नीचे पिक्चर बनी हुई है। ट्रांसपोर्ट मेक्स पॉसिबल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद ग्रेट ईज एंड स्पीड, यानी इसकी स्पीड अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन फिर वही बात कि कुछ सारी चीज़ें भी जो पेरिशेबल हों वो सारी ख़राब होने वाली नहीं होती, उनके जो डिफरेंट लाइफ साइकिल टाइम पीरियड्स हैं वो मुख्तलफ होते हैं। तो इसकी वजह से आपको ट्रांसपोर्टेशन के इंतखाब में भी मदद मिलती है कि कौन सी आपने करनी है। नंबर 3 इम्पोर्टेंस का पॉइंट है एनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब आपको हर जगह पे ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हर वक्त अवेलेबल होंगी तो इसका आपका म्यार ज़िंदगी यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हाई होती है। ईजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज पैमाने पे जो प्रोडक्शन होती है वो ट्रांसपोर्टेशन से मुमकिन हो सकती है, लेकिन कॉस्ट इसकी कम हो जाती है अगर हम उसको मैक्सिमाइज्ड यूज़ करें और किराया तो हमने देना ही होता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करके लाएं। इट्स गिव कंज्यूमर द चॉइस टू मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स। अच्छा, इसमें यह भी आपको मदद मिलती है कि जो चीज़ें आपने ख़रीदनी है उसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है। जाहिर सी बात है कि हमने ट्रांसपोर्टेशन या चीज़ों के कैरी करने का जो निज़ाम है उसको भी मद्देनज़र रखना है एट डिफरेंट प्राइसेस, सो इट रेजेज़ द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल। अगर आप स्टैंडर्डाइज चीज़ें जो हैं वो ख़रीदते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपका जो म्यार ज़िंदगी है वो बुलंद होता है। एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन का यही एक फ़ायदा है कि जिसमें इंसान एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे की टेक्निक को सीखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को नकल करते हैं, तो इंसान की अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है, चीज़ों का स्पेशलिटी लेवल इंक्रीज़ कर रहा है।
नंबर 4 स्टेप जो इम्पोर्टेंस के अंदर है, हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम के साथ जुड़े हुए होंगे, कोई लोडर होगा, कोई अनलोडर होगा, कोई क्लीनर होगा, कोई ड्राइवर होगा, कोई मेंटेनेंस करने वाले लोग मौजूद होंगे, कोई उनको फैसिलिटेट करने वाले लोग मौजूद होंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका निज़ाम इस ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ होता है। मसलन रोड्स पे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ियाँ पंक्चर भी होती हैं, तो रास्ते में पंक्चर वाले भी बैठे होते हैं जो आपको गाड़ी को पंक्चर लगवा देते हैं। इसी तरह जब रोड्स पे गाड़ियाँ चलती हैं तो उनको पेट्रोल की ज़रूरत भी होती होगी, तो वो फिर पेट्रोल भी डलवाते हैं जो कि सर्विस स्टेशन या फिलिंग स्टेशन रोड्स पे ही मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ मैंने बयान की हैं, बहुत सारे लोगों का कारोबार या उनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जिससे वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं, इसके साथ भी जुड़ी हुई होती है। इम्पोर्टेंस में 5वां पॉइंट जो है वो है हेल्प्स इन लेबर मोबिलिटी, यानी लोगों की जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह। जिस तरह आप देखते हैं कि उम्मी तौर पे यहाँ से मज़दूर हजरात शहर से जाते हैं, फैक्ट्रियों में पहुँचते हैं, तो बताइए कि अगर ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा निज़ाम मौजूद ना हो तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स अ लॉट इन प्रोवाइडिंग मोबिलिटी टू वर्कर्स। यू मे बी अवेयर दैट, और आपको ये भी पता होगा, पीपल फ्राम आर कंट्री गो टू द फॉरेन कंट्रीज़ के लोग यहाँ से दूसरे मुल्क में जॉब करने के लिए जाते हैं, टू वर्क इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़। बेसिकली ये जो लोग बाहर जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम के तहत ही मुमकिन होता है, जिससे डाइवर्सिटी आती है, स्किल लेवल होता है इंक्रीज़ कर जाता है, आपकी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके लिए ज़रूरी चीज़ बताते चलें कि इसका पार्ट बी ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।